Hi, hello, welcome you all once again in YouTube Biology वाला। So guys, as you all know that कि हमने कुछ दिनों पहले एक कम्युनिटी पोस्ट किया था अपने चैनल पे कि हम एक नई लेक्चर सीरीज़ को लाने वाले हैं जो कि था वो जोश लेक्चर सीरीज़। और वो आज से स्टार्ट हो रहा है, आई मीन 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और 18 अगस्त से आपकी रेगुलर वीडियो आएंगी। और इस लेक्चर सीरीज़ में आपको बता दूं कि 3 चैप्टर कवर किए जाएंगे बायोलॉजी के। सबसे पहला हमारा यही है रिप्रोडक्शन वाला, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यू कैन से ओके। एंड दूसरा चैप्टर है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड थर्ड चैप्टर है हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ठीक है ना। तो भले से इसमें कुछ टॉपिक जरूर कटे होंगे लेकिन हम सारे टॉपिक को एकदम डिटेल वे में कवर करेंगे। अगर जानते हो, अगर आपको बायोलॉजी का स्टूडेंट अगर बनना है क्लास 11 में, तो आपको ये सब पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि आपको पता ही होगा, मैं अपने थंबनेल में लिखा हूँ NCERT प्लस ओलंपियाड, ठीक ना। तो आपको ओलंपियाड लेवल का कंटेंट भी इस वीडियो में, इस लेक्चर सीरीज में आपको मिलेगा। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अभी से आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मतलब कि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपसे कोई वीडियो मिस ना हो, ठीक ना। और आप सभी लेक्चर का फ़ायदा उठा सके, क्योंकि मैं आपको कंटेंट बहुत हाई लेवल का देने वाला हूँ और एक्सटर्नल चीज़ें आपको ज़्यादा मिलेगी, ठीक ना। NCERT से भी अप लेवल की चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी। NCERT से तो हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं लेकिन हमें एक्सटर्नल नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है। किसी टॉपिक, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में क्रिस्टल क्लियरेंस होनी चाहिए, ठीक ना। तो हम आपको वो चीज़ करने में मदद करेंगे, ठीक ना। तो जैसा कि आपको बताया मैंने कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। उसके बाद आप हमारी वीडियो को अगर अच्छे लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप शेयर कर सकते हैं। और हाँ, टेलीग्राम से याद आया कि अगर आपके पास कोई भी डाउट है, पिछले हमारे जितने 9th के लेक्चर है, 10th के लेक्चर है, उसमें कोई भी आपको डाउट पूछने हैं या आपके नए डाउट हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे 60 से 70 बच्चे हैं ऑलरेडी हैं। अभी मैंने कुछ बच्चे और हमेशा मतलब ज्वाइन करते रहते हैं, अपने डाउट को सॉल्व करते रहते हैं। तो आप भी वहाँ पर आके डाउट अपना सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद आप हमारी इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं हमको। वहाँ पर भी बहुत लोग हमसे डाउट सॉल्विंग करते हैं। वहाँ पे मैं DM उनको कर सकता हूँ, मतलब कि डायरेक्ट मैसेज से मैं उनका डाउट भी सॉल्व करता हूँ। तो आप भी ऐसा मतलब उनका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक ना। चलिए, ये तो बात होगी हमारे इन चीज़ों की। अब हम बात करते हैं अपने लेक्चर सीरीज़ की, ठीक ना। तो आज हम लेक्चर सीरीज सबसे पहला वाला पार्ट मतलब कि लेक्चर फर्स्ट अपलोड कर रहे हैं। तो ये लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक ना। तो आज हम इनका इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज जान जाएंगे कि आखिर ये रिप्रोडक्शन में है क्या चीज़, ठीक है। ताकि हम ऐसे जब लेक्चर्स को हम ऑन करें डेली वाला तो आपको उसमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं एक थॉट से, ठीक ना। ये भी उसी चैप्टर से रिलेटेड है। तो थॉट आप देख लीजिए खुद कि लव इज़ ओनली डर्टी ट्रिक प्लेड ऑन अस टू अचीव द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीसीज। तो क्या ये बात सच है? आप सबको पता ही होगा। तो मुझे भी जहाँ तक पता है एज अ बायो स्टूडेंट, मुझे भी ऐसा पता लगता है कि लव ऐसी कोई चीज़ होती है कि अट्रैक्शन बनाए रहते, फिर बाद में ऐसे क्या होती है कि समझ जाओ, ठीक है ना। ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करा दे रहा हूँ। मेरा नाम है नीरज प्रजापति और आज से अपने इस लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले जिसका नाम है जोश, ठीक ना। और इस लेक्चर सीरीज़ में आपको जितने भी कंटेंट ओलंपियाड लेवल तक के टच कराए जाएंगे, आप उसको ध्यान से समझिएगा, आराम से आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। मैं आपको बेसिक से, इसीलिए मैं इंट्रोडक्शन वाला पार्ट इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको बेसिक से सारी चीज़ें पता लगे, ठीक ना। तो आप इनको ध्यान से पढ़िएगा। अगर जो भी आपको डाउट हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछिए। कमेंट बॉक्स में पूछने के बाद अगर वहाँ से भी नहीं सॉल्व हो पा रहे तो आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे पूछ सकते हैं, जैसा कि टेलीग्राम और उसके बाद इंस्टाग्राम से, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट लाइन। तो फर्स्ट लाइन में सबसे पहला हमारा लाइन दिया गया है कि इट इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, ठीक ना। जो रिप्रोडक्शन होता है ये 2 वर्ड्स मिलकर बना हुआ है बेसिकली। सबसे पहला वर्ड है हमारा री और दूसरा हमारा प्रोडक्शन है। री मतलब होता है अगेन, ठीक ना। एंड और यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, जनरेट टू प्रोड्यूस, ठीक ना। अब प्रोडक्शन चाहे जिस चीज़ का हो सकता है, जैसे मार्केट में चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, वैसे ह्यूमन्स में भी ऐसा कुछ होता है, ठीक है। प्रोडक्शन जनरेट करना और अपने जैसे अपने न्यू कह सकते हो कि अपने जनरेशन के लिए, अपने मतलब जनरेशन के लिए बच्चों को क्या करना, बर्थ करना, ठीक है। तो वही हो जाता है रिप्रोडक्शन। और उसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं डेफिनेशन। डी मतलब यहाँ क्या है, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस अ न्यू इंडिविजुअल ऑफ इट्स ओन काइंड और टाइप विच इज़ जेनेटिकली सिमिलर, ठीक ना। अब यहाँ पे जेनेटिकली सिमिलर का मतलब क्या है अभी आपको पता चलेगा, ठीक है ना। अंदर स्लाइड में जाएंगे तब। तो यहाँ पे आप इतना ही समझ लीजिए कि इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने जैसा एक न्यू, अपने जैसा एक अपने काइंड का एक न्यू बेबी कह सकते हो, अपना इंडिविजुअल एक नया एक अलग सा एक इंडिविजुअल क्रिएट करता है, डेवलप करता है, बर्थ करता है, ठीक है ना। इस मतलब डेफिनेशन का इतना ही मतलब है। उसके बाद एग्जांपल में यहाँ पे है कैट, डॉग, ह्यूमन बीइंग, अमीबा, बैक्टीरिया, चाहे जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सारे के सारे रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक ना। अब बात आती है, देखो क्या रिप्रोडक्शन ये हमारा एक लाइफ प्रोसेस है। हमने आपको लाइफ प्रोसेस में मतलब कि लेक्चर में आपको बताया था
कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो मतलब कि ये लाइफ प्रोसेस का पार्ट नहीं होता है। अब कैसे नहीं होता, कैसे तो पार्ट तो होता है, लेकिन हम इसके बिना ऐसा तो नहीं है ना, जैसे कि हम न्यूट्रिशन के बिना नहीं रह सकते, ठीक ना, वो हमारे लाइफ प्रोसेस में आ जाता है। उसके बाद हम एक्सट्रेक्शन के बिना और डाइजेशन के भी नहीं रह सकते, बिना एक्सट्रेक्शन के भी नहीं रह सकते, ठीक ना, बिना एसिमिलेशन के नहीं रह सकते। हमारी बॉडी मतलब कि हर एक स्टेप बाय स्टेप करती रहती है एल्गोरिथम के हिसाब से, ठीक ना, ताकि हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग कर पाए। लेकिन रिप्रोडक्शन ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि ज़रूरी नहीं होता है कि अगर हम न करें तो हम लिविंग मतलब कि हम जीवित नहीं रह पाएंगे, हम जीवित रह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल जैसे भगत सिंह हो गए, और भी बहुत सारे बहुत अच्छे हमारे पूर्वज भी रहे हैं, ठीक ना, जो कि शादियां नहीं किए हैं, उनको कभी बच्चे नहीं चाहिए थे, वो मतलब कि ब्रह्मचारी थे पूरे जीवन भर, ठीक ना। तो यही हमारा एग्जांपल है कि रिप्रोडक्शन हमारा बिना रिप्रोडक्शन के भी जीवित रह सकते हैं, ठीक ना। तो यही इसका मतलब यही था। उसके बाद एग्जाम्पल हमने पढ़ चुका है। अब यहाँ पे हम आते हैं कि गुड फैक्टर्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक ना। अभी हमने यहाँ पे बेसिक नॉलेज कुछ पता करी, उसके बाद हम आते हैं गुड फैक्टर्स, क्या रिप्रोडक्शन के कुछ गुड फैक्टर हो सकते हैं, ठीक। अब देखिए सबसे पहला हमारा है कि क्रिएट्स जेनेटिक वेरिएशन एंड लीड टू द स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज, ठीक है। ये हमारे जेनेटिक वेरिएशन में काम आते हैं। अब देखिए वेरिएशन का एक अलग एक टर्म है, ठीक ना। वेरिएशन आप पढ़ेंगे जब हेरिडेटरी एंड इवोल्यूशन में पढ़ेंगे, वहाँ पे यहाँ पे वेरिएशन का एक अलग सा डिफिनेशन, अलग से टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। अभी वेरिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो वेरिएशन आप यही कह सकते हो सिंपल सा कि हर एक जब हमारी न्यू स्पीसीज आती रहती है उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन उसके डीएनए में आते रहते हैं। अभी डीएनए क्या है, न्यू टर्म आपको कुछ पता होगा 9th में, अगर नहीं पता हो तो अभी आपको बता देंगे। डीएनए क्या होता है, एक हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक ना, एक हमारा बायोमॉलिक्यूल होता है जिसको कि पेरेंट्स से अपने बच्चों में जाना होता है, जो कि उनके जैसा दिखने के लिए, मतलब पेरेंट्स जो होते हैं मतलब उनके बच्चे, पेरेंट्स के बच्चे उनके जैसा क्यों मिलते हैं, ठीक ना। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका जो डीएनए होता है उनके बच्चों के अंदर ही होता है, ठीक ना। इसीलिए कुछ मम्मी के डीएनए बच्चे के अंदर होते हैं, कुछ पापा के डीएनए होते हैं, दोनों से मिलकर बने होते हैं। इसीलिए कभी कभी सुने होंगे कि कोई कहता है कि तुम अपनी मम्मी का आँख पाए हो, ऐसे कुछ बातें हैं ना, तो ये सच होता है। डायरेक्टली मैं तो पहले सोचता था कि डायरेक्ट कि मम्मी का नाक कैसे पाएगी, मम्मी तो क्या मतलब मम्मी मुझे अपना नाक दे दी तो उनके पास क्या है, तो ऐसी बातें नहीं है। मतलब मैं भी पहले कन्फ्यूजन में था, लेकिन बाद में पता चला कि उनके जैसा उनके ऐसा सेफ नाक का सेफ, उनके ऐसा आँख, उनके आईब्रोज जैसे थे मम्मी पापा के आईब्रोज, उसके बाद बाल कैसे थे, उनके बाल कब तक थे, ये सब सारी इन्फॉर्मेशन डीएनए में होती है। जैसे जैसे मम्मी पापा में अंदर होते हैं वैसे वैसे बच्चों के अंदर भी आते हैं, ठीक ना। तो ये बात हो गई। तो वेरिएशन का मतलब आपको समझ में आ गया। और टू लीड द स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज, मतलब कि स्पीसीज की स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। उसके बाद टू बैलेंस द इकोसिस्टम एंड फूड चेन। इकोसिस्टम में देखो फूड चेन आपने नाम सुना होगी, एक दूसरे पर जो ऑर्गेनिज्म मतलब कह सकते हो जो एनिमल्स होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, एनिमल या प्लांट जो भी कह सकते हो वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। इसीलिए हम लोग भी फूड चेन के पार्ट हैं, ठीक ना। हम लोग कहाँ से पाते हैं, हम लोग घास फूस में क्या खाते हैं, तो सब्जियाँ खाते हैं, ठीक ना, और हम मीट भी खाते हैं, ठीक ना। तो मीट भी कह सकते हो, और जो मीट है वो भी कुछ तो खाता होगा, मतलब कि जैसे मान लो हम चिकन खाते थे तो चिकन भी कुछ खाता होगा, और जो चिकन खाता होगा वो भी किसी चीज़ से बना होगा, ठीक ना, और जो वो चीज़ से बना होगा वो मिट्टी से जरूर आया होगा या कहीं से आया होगा। तो ऐसे फूड चेन होता रहता है, ठीक ना। तो ये फूड चेन के लिए मतलब रिप्रोडक्शन फूड चेन में भी इंपॉर्टेंट करती है। मतलब अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो फूड चेन हो ही नहीं सकता। कैसे नहीं सकता, जैसे कि मान लो कि अगर चिकन जो है रिप्रोडक्शन वो ना करे, चिकन जो है मुर्गे हैं वो रिप्रोडक्शन ना करे तो उनकी न्यू स्पीसीज नहीं आ पाएगी और हम लोग खा भी नहीं पाएंगे, ठीक ना। और बहुत लोग तो ऐसे होते हैं जो कार्निवोरस होते हैं, और मतलब ओमनीवोरस हम लोग होते हैं बेसिकली, ठीक ना। ऑब्वियसली हम लोग ओमनीवोरस होते हैं, हम लोग सब्जियां भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं। लेकिन बहुत सारे क्या होता है कि ना अगर सब्जियां जो है उस सब्जियों के अगर बीज ना निकले, बीज फिर ग्रो ना हो तो हम क्या खाएंगे, ठीक ना। तो वो भी हमारे फूड चेन के पार्ट है, ठीक ना। इसीलिए रिप्रोडक्शन होना, नई नई स्पीसीज बनना और हमारे लिए बहुत ज़्यादा फूड चेन के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक। उसके बाद थर्ड लाइन पढ़ते हैं, टू इंश्योर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज, जो कि अभी मैंने डिस्कस किया, ठीक ना। स्पीसीज कॉन्टिन्यूटी के लिए ये रिप्रोडक्शन जरूरी होता है। उसके बाद स्पीसीज इवोल्यूशन, जैसे जैसे इवोल्यूशन मतलब क्या होता है, इवोल्यूशन मतलब आप इतना सिंपल समझ लीजिए, हम पहले कैसे दिखते थे, हम पहले दिखते थे जैसे गोरिल्ला टाइप के, ठीक ना, गोरिल्ला टाइप के, भालू टाइप के दिखते थे, हमारे पूरे बॉडी में लगभग बाल होते थे, और हम लोग की मतलब कि जो बैकबोन होती है वो सीधी नहीं होती थी, हम लोग ऐसे झुके हुए होते थे ना। लेकिन अब ऐसे नहीं, हम तो अब सीधे खड़े हो पाते हैं। हमारे अंदर बहुत सारे इवोल्यूशन के हिसाब से हमारे बहुत ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं, ठीक ना। तो ये सब क्यों हुआ है, ये सब रिप्रोडक्शन हुआ है, और उसके बीच में डीएनए में कुछ चेंजेस हुए हैं। जब भी नए नए स्पीसीज बने उनके अंदर 0.0 मतलब कुछ छोटे छोटे एकदम वेरिएशन पाए गए, छोटे छोटे इवोल्यूशन के हिसाब से धीरे धीरे हम लोग डेवलप होकर आज ऐसे बने हैं। नहीं तो अगर वेरिएशन नहीं होते, अगर एवोल्यूशन के हिसाब से अगर वेरिएशन जीन में या डीएनए में नहीं होते तो हम लोग आज वैसे ही होते जैसे हम लोग 1000 साल लाखों साल पहले थे, ठीक ना। तो ये बात हो गई।
तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि वाई डू वी लुक लाइक आवर पेरेंट्स, जो कि अभी मैंने शायद लिटिल बिट डिस्कस कर ही लिया है। इसको हम डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक ना। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नाउ गाइस अब हम डिस्कस करते हैं कि हम कैसे अपने पेरेंट्स जैसा दिखते हैं, ठीक ना, आखिर क्या इसके कारण है। ठीक, तो अभी हमने आपको बताया था कि ये हमारे डीएनए के हिसाब से ही होता है। डीएनए क्या होता है, एक हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक ना, जो कि पेरेंट्स से बच्चों के अंदर जाना होता है रिप्रोडक्शन के टाइम पर, ठीक ना। तो क्या होते हैं कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक ना, ये इसका डिफिनेशन होता है। ये बायोमोलिक्यूल्स होते हैं और ये डीएनए कहाँ पाए जाते हैं, ये हमारे सेल के अंदर पाए जाते हैं। सेल के अंदर किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस किसके अंदर, ये मतलब न्यूक्लियस के अंदर ही पाए जाते हैं, वहाँ पे स्प्रेड होते हैं, ठीक ना, मतलब कि कह सकते हो कि ये इधर उधर मतलब फैले हुए रहते हैं ऐसे ऐसे, ठीक ना। अब जो फैले हुए होते हैं, ये जो सेल है, ठीक ना, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो ऐसे फैले हुए होते हैं, इनको बेसिकली हम कहते हैं क्रोमेटीन। क्या कहते हैं, क्रोमेटीन कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद क्रोमेटीन जब मतलब कि जब सेल को डिवीज़न करना होता है, तो जो ये ऐसे से फैले गए हैं ना, ये सब जो क्रोमेटीन फैले गए हैं, तो ये धागे नुमा स्ट्रक्चर में बन जाते हैं। धागे नुमा स्ट्रक्चर में यहाँ बना रहे हैं हम, यहाँ पर ऐसे 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 बन जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं क्रोमोजोम कहते हैं। क्या कहते हैं हम, क्रोमोजोम। ये सब हम 9th में पढ़ा चुके हैं, आप 9th में अगर अच्छे से हम लोग पढ़े होंगे आप, तो आपको पता है वो क्रोमोजोम क्या होता है, ठीक ना। तो ये क्रोमोजोम बन जाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि इसी क्रोमोजोम में अगर इसको आप ध्यान से देखोगे, इसको अगर जूम आउट करोगे तो कैसे ये दिखेगा, ये ऐसा कुछ दिखता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक ना। ये पेयर में होते हैं। बेसिकली आपको बता दो क्रोमोजोम क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। और आपको पता होगा 46 क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन में, और पेयर में कितने होते हैं, 23 होते हैं। तो ऐसे पेयर में पाए जाते हैं क्रोमोसोम, ठीक ना। और ऐसे कब बनते हैं, ये खाली जब इनको डिवाइड करना होता है तब, नहीं तो सेल में ऐसे बिखरे हुए होते हैं। इनको कहते हैं क्रोमेटिन, इसको कहते हैं क्रोमोसोम, ठीक ना। इतनी बात समझ में आई। इन्हें क्या होना होता है कि इन्हीं को पेरेंट्स से बच्चों में जाना होता है, ताकि आधा जो डीएनए होता है, जो अभी आपको मियोसिस माइटोसिस में पता चलेगा कि हमारे जो 46 क्रोमोसोम में 23 खाली हमारे जो हमारे जेनेटिक सेल होता है, जो जर्मिनल सेल होता है, ठीक ना, स्पर्म होता है, उसमें 23 होते हैं। और मदर के ओम में जो एक सेल होता है उसमें 23 होते हैं। ये 23 उनके ये क्या करते हैं, मिलके 46 क्रोमोसोम बनाते हैं, जो कि एक जाइगोट फॉर्म करता है। जाइगोट से एक बेबी का फॉर्मेशन होता है धीरे धीरे, जब सेल डिवीजन उसमें होता है तो, ठीक ना। ये सब सारी चीज़ें मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियोस में आपको एकदम डिटेल में बताऊँगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक ना। आप बेसिकली इतना ही समझ लीजिए कि डीएनए के कारण ये सब होता है, ठीक ना। आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। तो आज के लेक्चर के लिए हम सोच रहे हैं इतना ही बस करा दें, नहीं तो आप थोड़ा सा और जान लीजिए कि अब देखिए रिप्रोडक्शन तो हो गए। अब रिप्रोडक्शन के देखिए 2 टाइप्स होते हैं। एक हमारा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक ना। ये सब सारी चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें पता होगी। सेक्सुअल में क्या होता है कि इसमें खाली मतलब इसमें 2 पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। 2 पेरेंट्स की ज़रूरत होती है एक न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करने के लिए, और इसमें खाली एक पेरेंट्स से ही काम चल जाते हैं। और इसमें बहुत टाइप के आते हैं, बडिंग आती है, स्पोर फॉर्मेशन आते हैं, ये सब आते हैं हमारे एसेक्सुअल में आते हैं। और इसमें सेक्सुअल में तो जितने भी मतलब कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं। और बाकी जो यूनिसेलुलर में आते हैं ये सब तो इसमें आते हैं, एसेक्सुअल में आते हैं, ठीक ना। ये सब सारी चीज़ें हम नेक्स्ट स्लाइड में हम मतलब नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, हम अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। वहाँ पर हम डिटेल में सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक ना। तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आपको कुछ इस वीडियो का कुछ भी अगर सही मिला तो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से दिल खोलकर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद ऐसे ही न्यू वीडियोस को पाने के, ऐसे मजेदार वीडियोस को पाने के लिए, कंटेंट फुल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। उसके बाद चलिए मिलते हैं अपने सेकंड लेक्चर के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके कुछ टाइप्स, ठीक ना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।